नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जन चौक पर विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम इस बातचीत के लिए हमने एक बहुत ही खास अतिथि को, मेहमान को आमंत्रित किया है। आज हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार से। अरुण कुमार देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी एक पहचान है। उनकी दूसरी पहचान यह है कि ये वैसे अर्थशास्त्री हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से आगे जाकर इकोनॉमिक डेटा और फॉर्मल इकोनॉमी के जो जानकारियां हम लोगों के सामने आती हैं, उससे बियॉन्ड जाकर तमाम आबादी के लिए अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है, या जो तमाम आबादी है जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, या वो ऐसे सेक्टर हैं जिनको फॉर्मल इकोनॉमी के भीतर नहीं गिना जाता है, उनकी भी अपनी अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी आर्थिक हालत कैसी है, इसके बारे में ये हम लोगों को बताते रहे हैं। और इनकी बातों ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है इस देश में अर्थव्यवस्था की एक ऑब्जेक्टिव डिस्कोर्स या डिस्कशन को खड़ा करने में। आज ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि प्रोफेसर अरुण कुमार हम लोगों के साथ हैं। आज हम लोग जो बातचीत में का जो हमारा फोकस होगा, जो खास केंद्रित करेंगे हम अपनी बातचीत को, वह इसके ऊपर करेंगे कि इस समय जो देश की आर्थिक हालत है, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि आर्थिक हालत खराब है, महंगाई बढ़ रही है, कोविड जो महामारी आई उससे जो झटका लगा, उससे अर्थव्यवस्था उभरी नहीं है, कंजम्पशन कोलैप्स कर चुका था, उसमें भी कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है, डिमांड नहीं है मार्केट में। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कि एक अब सामान्य जानकारी की बातें हो गई हैं। लेकिन हम बात यह करेंगे कि इन तमाम हालात के बीच अब आगे उपाय क्या है, रास्ता क्या है। ये आज हमारा एक केंद्रीय बिंदु है बातचीत का। लेकिन इसके पहले कि हम लोग इस बिंदु पे आए, हम बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी जो चर्चा चल रही है उससे करना चाहेंगे। सर, अभी सोशल मीडिया हो या आम बातचीत हो, लोग अक्सर यह कहते सुने जा रहे हैं कि भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। क्योंकि श्रीलंका की क्या हालत है, ये मीडिया में इतना ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि सभी लोगों को मालूम है। क्या आपको इस अंदेशे में कोई दम नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी हालत श्रीलंका जैसी नहीं है। वजह उसकी ये है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। वो निर्भर करती है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर। वहाँ पे जो पैंडमिक के दौरान जो टूरिज़्म कम हुआ, उससे उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो आवाजाही थी वो कम हो गई। फिर उन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी बिना तैयारी के, तो उससे उनका फूड प्रोडक्शन में कमी आई। तो वहाँ पे एक तो खाने पीने की वस्तुओं की कमी है, फिर जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह है उसकी कमी है, केरोसिन है, इस सब की कमी है। तो आम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये जो स्थिति है वो हमारी इस अभी नहीं है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के भंडार अभी $600 बिलियन से ऊपर के हैं, तो अभी हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं अधिक मात्रा में हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं, सड़ रही हैं। जैसे गेहूं और चावल है जो करीब करीब 90 मिलियन टन के बराबर स्टॉक है, जबकि हमें 25 मिलियन टन का स्टॉक चाहिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी वो स्थिति नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की तरह एकदम कोलैप्स के उस पर आ जाए कि लोग 10-10 घंटे लाइन लगाएं कि उनको डीजल चाहिए या केरोसिन चाहिए या खाने पीने की वस्तुएं उनको उपलब्ध नहीं हो रही हैं। वो स्थिति नहीं है। हाँ, अर्थव्यवस्था में समस्या बहुत है, ये जरूर है, पर वो समस्या अभी वो श्रीलंका की हालत में अभी हो ऐसी नहीं बात है। सर, आपने ये जो कहा कि समस्या बहुत है, चूंकि हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो यह बेहतर होगा कि एक संक्षिप्त टिप्पणी, एक छोटी टिप्पणी, आप जो समस्याएं हैं, जो असल हालात भारतीय अर्थव्यवस्था की है, इसके ऊपर आप एक अपनी संक्षेप में अपनी राय बताएं। जी हाँ, तो देखिए, एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, खासकर जो यूथ है उसको और महिलाएं हैं।
उनका लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो गया है, और जितना शिक्षित युवक है उसको उतना कम रोज़गार मिल रहा है। और फिर साथ में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, उनकी आमदनी में कटौती हुई है। तो एक तरफ तो जेब में पैसा कम है आम जनता के पास, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से जो उनके पास पैसा है वो उतना नहीं खरीद पाता जितना कि होना चाहिए। हमारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जो आरबीआई बताता है कि जनवरी 2020 में पैंडेमिक के पहले 105 पे था, वो गिर के 50 से भी कम हो गया था, लेकिन अभी वो 70-72 के आसपास है। अभी भी पूरा वहाँ तक लौटा नहीं है। तो कंजम्पशन कम है। कंजम्पशन कम होने की वजह से जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो फिर कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी डिमांड कम हो और आप प्रोडक्शन जारी रखेंगे तो फिर इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से भी कम चल रहा है, तो इसके चलते हुए फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास 100 का उत्पादन करने की क्षमता है और लेकिन 70 भी नहीं बिक रहा है, तो आप 110 के लिए कैपेसिटी क्यों बढ़ाएंगे? तो इसलिए जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो उससे ग्रोथ रेट कम हो जाती है, और जब ग्रोथ रेट कम हो जाती है तो फिर रोजगार पैदा होना कम हो जाता है। तो ये जो सारी समस्या है, इसके दो हिस्से करके हमको देखना पड़ेगा। एक तो संघर्ष क्षेत्र है और एक असंघर्ष क्षेत्र है। संघर्ष क्षेत्र में कुछ कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि जो 105 कंपनियों का सैंपल वो लेते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो 24% बढ़ रहा है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर में 24% के प्रॉफिट की बढ़त है। तो इसका मतलब है कि जो असंगठित क्षेत्र है वो बड़ी बुरी तरह से पिट रहा है। वहाँ असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे यूनिट्स सुनने में आ रहा है कि वो बंद हो गए हैं या वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो डिमांड है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली जा रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो जो हमारा ट्रेड सेक्टर है, तो उसमें ई कॉमर्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 2 साल में। वर्क फ्रॉम होम की जो है वो बढ़ी है। तो एक तरफ ई कॉमर्स बढ़ा है, दूसरी तरफ जो हमारे जो नेबरहुड स्टोर्स हैं वहाँ पे डिमांड कम हो गई है। और क्योंकि ई कॉमर्स में ऑटोमेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रोज़गार उतना पैदा होता नहीं है जितना कि हमारे जो नेबरहुड स्टोर्स में पैदा होता है, तो उससे बेरोज़गारी बढ़ी है। इसी तरह और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ी परेशानी इस समय चल रही है। फिर कृषि है। कृषि में आप देख रहे हैं कि जो डीजल बढ़ गया, बाकी जो और चीज़ें हैं, जो इनपुट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो किसान हैं उनकी आमदनी पे असर पड़ रहा है, और ये आज नहीं पड़ रहा, ये कई सालों से पड़ रहा है। तो किसानी में परेशानी है। तो असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा तो किसानी है। तो कुल मिला के ये सारी परेशानियां चल रही हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। हमने सप्लाई साइड नीतियों की तरफ ध्यान दिया है। यानी कि सप्लाई साइड नीतियों का मतलब होता है कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाया जा रहा है, तरह तरह से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ा है। आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भारी छूट दी गई 2019 में पैंडेमिक के पहले। और अभी भी हमारी जो नीतियां हैं, जो पैंडेमिक के दौरान जो नीतियां चली, उनमें भी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ही गवर्न कर रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाएं तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन ये देखा गया है कि जब डिमांड कम होती है तो फिर आप कोशिश करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाएं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो बढ़ेगा नहीं। तो अभी अभी ज़रूरत जो हमारे डिमांड साइड पॉलिसीज़ की है, और हम अभी भी सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसका असर है कि बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट उसका नहीं बढ़ रहा। तो 2019 में जैसे कि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बहुत बढ़ा दिया अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट के, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपना जो ऋण था पहले का उसको जो है वापस कर दिया है। तो उनकी बैलेंस शीट बेटर हो गई है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में नहीं ट्रांसलेट हो रही है। तो कुल मिला के जो गलत नीतियों के चलते हुए ये समस्या है। और सप्लाई साइड की जो नीतियां हैं वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में डिलीवरी करेंगी, अगर डिमांड होगी। वो तुरंत, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तुरंत नहीं बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ने में टाइम लगता है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आपका घर आज जल रहा है तो आपको कोई आके आश्वासन देगा कि मैं दमकल घर आपके घर के बगल में लगा दूंगा, तो आगे अगर आग लगी तो हम आपको बचा लेंगे, लेकिन आज तो घर जल जाएगा।
तो आज पानी डालने की ज़रूरत है, न कि ये कि हम आश्वासन दें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद दमकल घर आपके बगल में हो जाएगा। तो ये सप्लाई साइड नीतियाँ जो गलत नीतियाँ हैं आज के अनुसार, उसकी वजह से हमारी समस्याएँ चलती चली जा रही हैं आज। जी सर, तो ये आपने ये कहा कि आग आज लगी हुई है और सरकार की नीति ऐसी है जिसमें कि वो ये वादा कर रही है कि भविष्य में कभी फिर आग लगेगी, तो उसको कैसे बुझाया जाएगा, वो इसका इंतज़ाम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से ये हालत पैदा हुई है। सरकार ने कुछ पॉलिसी मिस एडवेंचर भी किए पिछले सालों में, जैसे कि नोटबंदी थी या एक गलत ढंग की जीएसटी को लागू किया गया। हालांकि आज ये बहस खड़ी हो रही है कि जीएसटी एक अपने आप में भी सही नीति है या नहीं है। इसके अलावा जिस तरह का ये लॉकडाउन अनप्लैंड ढंग से किया गया, ये सब पॉलिसी मिस एडवेंचर थे, जिनका नतीजा एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी पे महसूस किया है। एक तो यह बात है। दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि पॉलिसी ऐसी है कि सप्लाई साइड को बढ़ावा दिया गया है, डिमांड साइड में कुछ नहीं किया गया है। ये जो बातें हैं, अब हम इस सवाल पर आते हैं कि आज इन नीतियों की वजह से देश जहां पहुंच गया है, हम कल्पना करें कि सरकार अपनी नीतियां सुधारना चाहे या एक ऐसी सरकार आती है जो इन नीतियों को बदलकर जो अपनी नीतियों के सेंटर में कॉमन पीपल को रखती है और उनकी जिंदगी को सुधारना चाहती है। तो उस सरकार के सामने क्या विकल्प होंगे, वो क्या उपाय उसको करने चाहिए। इसके पहले कि सर मैं आपसे इस सवाल पर आऊँ, मेरी समझ में मुझे लगता है कि इस सवाल को हम लोगों को 2 भागों में रखना चाहिए। एक तो जो इमीडिएट चीज़ें हैं, जो अभी हम लोग जिसका जिक्र कर रहे थे। एक दूसरा जो पॉलिसी डायरेक्शन, वो पॉलिसी डायरेक्शन है जो एक लंबे समय से कम 3 दशक से, जिस समय से देश ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल को अडॉप्ट किया, और उसके उन नीतियों की वजह से जो पब्लिक सेक्टर कमज़ोर हुआ या जिस तरह की चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वो भी एक क्रिटिसिज्म है जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है। तो हम इसको 2 भागों में रखेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि इमीडिएट शुरुआत कहाँ से की जा सकती है। अगर चीज़ों को सुधारना हो तो आप ऐसे क्या सुझाव देंगे जो किसी भी सरकार को अपनाने चाहिए और उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा परेशानी तो असंगठित क्षेत्र की है। उसमें 94% लोग काम करते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में महज 6% लोग काम करते हैं। और हमारा जो फोकस है इन्वेस्टमेंट वगैरह का, सारा संगठित क्षेत्र पे है। तो इन 6% के लिए हम 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो बाकी 94% है उनके लिए 20%। और खासकर कृषि में जहाँ 45% लोग काम करते हैं, उनके लिए 5-6% ही इन्वेस्टमेंट है। तो इसके चलते हुए रोजगार पैदा नहीं होता, क्योंकि संगठित क्षेत्र बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड है। उसमें आप जैसे बैंक गए तो आपको व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं है, आपने एटीएम से पैसा निकाल लिया, आपने पासबुक मशीन से भरवा ली, इंटरनेट से काम कर लिया, वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पैदा नहीं होता है। तो हमें असंगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है। और जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके हाथ में पैसा आए तो उससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर जब हमारी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले है कि हमें रोजगार पैदा करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो प्रति परिवार एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलना चाहिए, तो वहाँ 50 दिन या उससे भी कम का काम मिल रहा है। तो इससे वहाँ पे आमदनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। तो हमें रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 100 दिन की जगह 200 दिन का काम कर देना चाहिए। और वहाँ पे क्योंकि मिनिमम वेज से कम तनख्वाह मिलती है, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा जो बजट है, जो इस समय 73,000 करोड़ रुपए का हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए किया हुआ है, उसको कम से कम 3 गुना बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे रोजगार भी पैदा हो और वहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा आए। दूसरा, फिर हमें जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ी है पैंडेमिक के दौरान, तो वहाँ पे भी एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह की हमको शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों के हाथ में काम आए, पैसा आए
तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी है जैसे बजट में, तो वो कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान है कि हम बड़े बड़े सड़कें बनाएं, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर वगैरह बनाएं। तो वहाँ पे पहले आपने देखा था कि ऐसे प्रोजेक्ट में आज से 40 साल पहले सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी क्रेन से, बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स वगैरह की सहायता से आपको 5-10 लोग ही काम करते दिखते हैं। तो ये जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे हमारा जो है रोजगार पैदा इतना नहीं होगा डायरेक्टली, जितना कि अगर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें, गाँव में लें, बाकी और जगह लें, जिनमें कि लेबर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिससे कि वो लेबर इंटेंसिव हो। फिर जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसमें बहुत कमजोरी है, और शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत रोजगार पैदा होता है। तो वहाँ पे अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, जैसे कि शिक्षा में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जीडीपी का 6% पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करें। हमने कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया, वहाँ पे हम बढ़ाएं। फिर जो हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वहाँ पे कम से कम 3% जीडीपी का पब्लिक हेल्थ में खर्च करें, वहाँ पे हमने 1.3% से ज़्यादा नहीं किया, तो वहाँ पे हम बनाएं। फिर जो इसके लिए रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड करें, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। अभी इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी का हमारा जो रेशियो आता है वो 11.5% के करीब है, और डायरेक्ट टैक्स जीडीपी का रेशियो 5.5% है। तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, तो हम डायरेक्ट टैक्स की तरफ शिफ्ट करें, ज़्यादा कलेक्शन करें, अपना कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करें, वेल्थ टैक्स लगाएं, स्टेट ड्यूटी है, फिर ये आपका गिफ्ट टैक्स है, वो लगाएं, तो उससे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। उसके चलते हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दें। तो जैसे कि अभी पेट्रोलियम गुड्स पे इनडायरेक्ट टैक्स बहुत है, तो वो हमारा कम हो जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो जो अभी 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया जो वहाँ से कमाया जा रहा है पेट्रोलियम गुड्स से, उसको हम काट दें, तो हम 1-2 लाख करोड़ रुपया उधर डायरेक्ट टैक्स से लेके यहाँ पे 1-2 लाख करोड़ कम कर देंगे, तो बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि जब बुनियादी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। और अभी क्योंकि यूक्रेन में भी युद्ध शुरू हो गया है, पैंडेमिक से अभी सप्लाई साइड बॉटलनेक चल रहे हैं, तो उसके चलते हुए इन्फ्लेशन तेज है। और आपने देखा, जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट 24% बढ़ रहा है, जबकि वहाँ पे सप्लाई बॉटलनेक्स वगैरह हैं, वेजेस कम हैं, तो वो उनकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, तो अपने दाम बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है कि वहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उस पे आप टैक्स ले सकते हैं। उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ने से होता क्या है कि सरकारें फिर जो अपना सोशल सेक्टर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ड्रिंकिंग वाटर, इन सारी स्कीम्स पे काट देती है, तो उससे फिर रोज़गार पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से रोज़गार भी पैदा होगा, हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा, और फिर हमारी जो ग्रोथ है वो भी कुछ बेहतर होगी, खासकर असंगठित क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे, तो हमारे जो डिमांड है वो जब बढ़ेगी, तो फिर अपने आप ही जो सप्लाई साइड में जो कहते हैं कि हम जब वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो उससे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो हमें सप्लाई साइड की नीतियों में टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अपने आप ही जब इंडस्ट्री और बिजनेस है वो डिमांड बढ़ाएगा और आगे करेगा। इसके लिए हमें काले धन की अर्थव्यवस्था पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा। काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो कम है। हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो 17% के आसपास है ना, वो दुनिया में न्यूनतम एक तरह से है। जो अभी हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था, जिसका मैंने अनुमान लगाया था कि 2012-13 में वो 62% हो गई थी, अगर वो आज मान लें कि आज भी उतनी है, तो फिर हमें 24% अतिरिक्त टैक्स जीडीपी रेशियो आ सकता है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो 5.5% है, वो 24-25% हो सकता है। और जब वो तेज होगा तो हम अपने इनडायरेक्ट टैक्स भी कम कर देंगे, हमारा बोरोइंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हमारा फिस्कल डेफिसिट जो 12-13-14% के आसपास चल रहा है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बर्डन जो हमारे बजट पे बहुत होता है, जिससे डेवलपमेंट रुकता है, वो भी जो है कम हो जाएगा। तो कुल मिला के काले धन की अर्थव्यवस्था पे रोक लगाना, टैक्स इकट्ठा करना, रोजगार पैदा करना, और जो आमदनी जो गरीब आदमी के हाथ में ज़्यादा आए, वो जब हम करेंगे तो उससे एक रिकवरी होगी, और उससे फिर आम आदमी के जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। और फिर हमें एक लिविंग वेज की तरफ चलना पड़ेगा। वर्कर्स को एक लिविंग वेज मिलना चाहिए। हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि 90% ने कहा, वर्कर्स ने, कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक हफ्ते की सप्लाईज खरीद सकें, यानी कि उनकी हालत खराब है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली, बम्बई जैसे उसमें बेचारे 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, तो वहाँ पे 24 घंटे आप 5 लोग जो बंद होकर नहीं रह सकते हैं। उनके पास पीने का पानी नहीं है तो हाथ कैसे धोएंगे, उनके पास जो खाना नहीं है तो उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है
यानी कि जो हमारे लिविंग वेज मिलना चाहिए कि बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई हो, उनके लिए स्वास्थ्य का जब प्रबंध हो, उनके टॉयलेट्स वगैरह हो, तो लिविंग वेज हमें बहुत ज़रूरी है। और किसानी में परेशानी है, उसके लिए हमें हर क्रॉप को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो आमदनी है किसानी में वो बढ़ेगी। तो वो लोग 45% है हमारे जो वर्क फोर्स का, वहाँ पे उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये एक पैकेज है जिसमें रोजगार है, किसानी की समस्या है, यूथ की समस्या है, इन्फ्लेशन की समस्या है। इनकी तरफ हम एक साथ एक पैकेज के तौर पे कर सकते हैं। पहले मैं प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास अगले सवाल को लेकर आऊं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत में काले धन के ऊपर जो ऑथोरिटेटिव काम अगर किसी अर्थशास्त्री ने किया है तो वो प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। और ये बहुत पहले, दशक पहले उन्होंने ये काम किया था। उससे वो एक अनुमान लगाया था जिससे कि जो नेशनल डिस्कोर्स था उसको, पहले जो एक हवा में बातें होती थी, उनको ठोस आंकड़े या ठोस अनुमान मिला था कि आखिर ये समस्या है क्या और ये समस्या कितनी बड़ी है। खैर, अब हम इस आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि प्रोफेसर कुमार ने भी बताया, उस साफ है, उसका मतलब यह है कि हमारे पास विकल्प हैं, हमारे पास रास्ते हैं। अगर पॉलिटिकल विल हो तो उन रास्तों से चलकर देश के आम लोगों की हालात को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है। जैसे कुछ समस्याएं, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की कि वो इस सरकार की नीतियों से, आज की जो सरकार है इसके कुछ मिस एडवेंचर से, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, नोटबंदी से लेकर जीएसटी और बाद में अनप्लैंड लॉकडाउन, ये सब मिस एडवेंचर थे, उनका नतीजा देश को भुगतना पड़ा है। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो उसके पहले भी उसी दिशा में जा रही थी। दिशा वही थी जब ये सरकार 2014 में पावर में आई थी। और अगर हम लोग रोजगार और ग्रोथ रेट के संबंध की बात करें तो जॉबलेस ग्रोथ की बात उसके पहले आ गई थी। उसके पहले स्टडीज से ये बात सामने आ गई थी कि जब हाई ग्रोथ रेट भारत रजिस्टर कर रहा था तब भी उस अनुपात में क्या, उस अनुपात से बहुत कम रोजगार पैदा हो रहे थे। यानी यह था कि जो संगठित क्षेत्र, जिस पर प्रोफेसर कुमार का बार बार इम्फेसिस है, संगठित क्षेत्र अगर ग्रोथ रेट को बढ़ाता है तो उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ता है, उस अनुपात में आम लोगों की खुशहाली नहीं बढ़ती है। तो सवाल है कि ये जो दिशा अपनाई गई, यह दिशा इस दिशा को लेकर देश में आज कोई डिबेट क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेसर साहब, आपने जो कहा अगर कि सरकार को ये करना चाहिए, आज अगर कोई ये कहेगा तो तुरंत ये कहा जाएगा कि आप इंटरवेंशनिस्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो उनका वो मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो रोनाल्ड रेगन के इस मैक्सिम में यकीन करते हैं कि गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये बहस अपने समाज में गायब हो गई, अपने देश में गायब हो गई। नतीजा ये है कि तमाम सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था से, लोगों की भलाई करने से अपने कदम खींचती चली गई। ठीक है, यूपीए के समय में कई अच्छे काम किए गए, लेकिन वह भी एक उनकी जो सोच थी, रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस, अर्थव्यवस्था की जो दिशा थी उसको एक ह्यूमन फेस दिया जाए, संभवतः उस सोच के तहत थी। उसके पीछे सोच यह नहीं थी कि इनइक्वलिटी ना हो, एक इक्वलिटी की तरफ बढ़ता हुआ समाज बनाया जाए, एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति को कम से कम उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों और वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। तो जब यह जो चीज है, यह जो बहस है, क्या आपको लगता है कि इस बहस को बिना खड़ा किए, बिना इस बात पर जोर दिए कि सरकार की भूमिका होनी चाहिए, सरकार एक डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल होना चाहिए जो जिसमें प्लानिंग की जगह हो, जिसमें सरकार का रोल हो, सरकार गवर्नमेंट को जहां जरूरत हो वहां लीडरशिप करनी चाहिए, क्या इसके बिना आपने जो उपाय बताए उस पर अमल आपको संभव दिखता है? देखिए, पैंडेमिक के चलते हुए हम लोग एक न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। और पैंडेमिक ने दिखा दिया कि पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और सरकार का बहुत बड़ा रोल है जब भी क्राइसिस होता है। पैंडेमिक के दौरान पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में जाना,
पब्लिक सेक्टर के जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, बैंकों की, पब्लिक सेक्टर के बैंकों की ज़रूरत पड़ी लोगों को पैसा देने के लिए। तो किसी भी समाज में जब क्राइसिस आता है तो मार्केट पीछे हट जाता है और स्टेट और गवर्नमेंट को वहाँ पे फुलफिल करना पड़ता है, यानी मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा होता है, खासकर जितनी मॉडर्न अर्थव्यवस्था है। तो हमारे यहाँ तो जैसे कि हम लोग रिसोर्सेज जो रेज करते हैं 17% के आसपास और खर्च करते हैं करीब समझिए 25, 27, 28% के करीब, जबकि उन्नत देशों में वो 40%, 45%, 50% खर्च होता है। यानी कि जो स्टेट का रोल है वो वहाँ पे और भी ज़्यादा होता है, और वजह उसकी है कि मार्केट फेलियर बहुत होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो देश में जो नीतियाँ अपनाई गई आज़ादी के बाद, वो टॉप डाउन ट्रिकल डाउन के आधार पे थी, कि यानी कि जो उन्नत जो तबका है वो जब एडवांस करेगा तो जो बैकवर्ड तबका है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये नीति थी यूरोप की 1810, 1820, 1830 की, जब वहाँ पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डिफरेंस नहीं था एडवांस्ड और बैकवर्ड सेक्टर में, और उनके पास अमेरिका था कि सरप्लस लेबर को अमेरिका भेज दिया जा सकता है, उनके पास कॉलोनीज थी कि वहाँ से कैपिटल निकाल के उसको अपने डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। वो हमारे पास सन 1950 के दशक में नहीं है। तो हमने जो नीतियाँ अपनाई उससे ऊपर का तबका तो एडवांस किया, लेकिन वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। इसीलिए आपने देखा नक्सलाइट मूवमेंट हुई 1967 में, बाकी और परेशानियां आई। लेकिन एक चीज थी कि आज़ादी की लड़ाई के चलते हुए ये पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ में आ गया था कि जो आम आदमी की समस्या है उसका उसके पास हल नहीं है, उसको स्टेट के ही जो इंटरवेंशन से उसका हल निकाला जा सकता है। तो यानी कि जो स्वास्थ्य है तो आपको जो पब्लिक सेक्टर का अस्पताल चाहिए, आपको शिक्षा है तो स्कूल आपको खोलना है तो पब्लिक सेक्टर आगे स्कूल खोलेगा। तो इसलिए स्टेट को एक बड़ा रोल दिया गया कि वो समस्या का हल करे। लेकिन क्योंकि टॉप डाउन ट्रिकल डाउन पॉलिसीज थी तो हमारे यहाँ समस्या है वो और बढ़ती चली गई। तो 1991 में आके फिर हमने नई आर्थिक नीतियां अपनाई। अब जो नई आर्थिक नीतियां हैं उनका जो बेसिस था वो एकदम विपरीत था। उनका बेसिस था कि इंडिविजुअल इज टू ब्लेम, कलेक्टिव इज नॉट टू ब्लेम। तो इंडिविजुअल को सारी अपनी समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा बाजार जाके। यानी कि अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो बाजार जाइए, शिक्षा चाहिए तो बाजार जाइए, रोजगार चाहिए तो बाजार जाइए। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये बाजारीकरण की नीतियां हैं। जो वैश्वीकरण हुआ वो एक बाजारीकरण के तहत हुआ। अब बाजारीकरण के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मतलब कि बाजार तो हरदम से था, जो आप बार्टर भी करते हैं तो वो भी बाजार है, वो एक्सचेंज है, तो बाजार है एक तरह का। लेकिन जो बाजारीकरण है उसका मतलब हुआ कि जो बाजार की जो प्रिंसिपल्स हैं बाजार के, वो हर इंस्टीट्यूशन में घुसपैठ कर लेते हैं। तो जैसे सैमुअलसन साहब ने बताया कि सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है बाजार का, कि अगर आपके पास $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है, मेरे पास $1 है तो 1 वोट है। तो आपको मर्सिडीज बेंज चाहिए तो आप खरीद लेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं खाने पीने की वस्तु भी नहीं खरीद सकता हूँ। तो इससे जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है वो और भी ज्यादा हाशिए पे चला जाता है, यानी कि गैर बराबरी और बढ़ जाती है। उसका दूसरा प्रिंसिपल है कि मोर इज बेटर। आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट है तो आपका वेलफेयर इंप्रूव हो जाएगा, एक कार है तो दूसरी कार, जो कंज्यूमरिज्म का बेसिस है। तो यहाँ पे ग्रीड को जब बहुत बढ़ावा दिया गया, तो इससे ग्रीड भी बढ़ा, कंज्यूमरिज्म भी बढ़ा, उससे जब पर्यावरण पे असर पड़ा तो गरीबी और बढ़ गई। तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो नीतियां सब जगह दुनिया में फैलाई, क्योंकि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो रहा था 1980s में, तो उन्होंने ये सारी नीतियां फैलाई हैं दुनिया भर में। अब उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को खुद ही लग गया कि इससे जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया 80s में कि हमें सेफ्टी नेट देना पड़ेगा, यानी कि गरीबी से जब लोग नीचे गिरेंगे तो एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। लेकिन क्या आप 90% लोगों के लिए सेफ्टी नेट लगा सकते हैं? 5-10% के लिए सेफ्टी नेट लगा सकते हैं। तो इसके चलते हुए जब UPA 1 की सरकार आई तो उनको समझ में आया कि सोशल एक्सप्लोजन हो जाएगा जिस तरह की इनइक्वालिटी चल रही है। तो इसलिए उन्होंने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब किया। लेकिन वो पैलिएटिव है, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो तभी होगा जब आम जनता को आपको रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में आमदनी आएगी, और ये इससे नहीं होगा। अब हालत इतनी बिगड़ गई 2015 के बाद, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, अब तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। पर मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि आप जब पैसा देंगे तो उससे डिग्निटी नहीं आती है। प्रोडक्टिव वर्क देंगे तो डिग्निटी आएगी। तो जो भी आपके पास पैसा है उसको आप रोजगार पैदा करने में लगाइए। तो ये जो नीतियां चल रही हैं इसमें समाधान नहीं है, इससे परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसीलिए हमें पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉलिसी पैराडाइम जो शिफ्ट हुआ बाजारीकरण का, उससे हमें शिफ्ट करके लोगों के हित की नीतियां अपनानी। लेकिन पॉलिटिकल जो हमारा क्लास है
1991 के बाद आपने देखा कि पहले कांग्रेस पार्टी थी, फिर यूनाइटेड फ्रंट हुआ, फिर बीजेपी आई, सभी ने वही नीतियां अपनाई जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की नीतियां थी, न्यू क्लासिकल नीतियां थी, सप्लाई साइड नीतियां थी, जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं है। तो जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पहले होता था कि अब मतलब खिलाफत होती थी, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन नीतियों के खिलाफ हुआ ही नहीं है। तो जब वो कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो जनता त्रस्त रहेगी, क्योंकि जनता की जो परेशानियां होती हैं, जब तक कोई उसको उनको मोबिलाइज नहीं करता तब तक वो सामने आती नहीं है उस तरह से जैसे पहले आती थी। इसीलिए आपने देखा कि आजकल इन्फ्लेशन इतना तेज है, बेरोजगारी है, फिर भी लोग जो है निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मोबिलाइज करने वाली होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो आज मोबिलाइज करने के उसमें नहीं है। सबने मतलब वही नई आर्थिक नीतियों का जो सपोर्ट किया है, उसी से उन्होंने अपना काम चलाया है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल जो वैक्यूम है, वो एक परेशानी का दौर है, और बिजनेस हावी हो गया है। जो आपने देखा कि क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसके चलते हुए हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ बिलियनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा अशिक्षित और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे यहाँ हैं। जो G20 है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हमारे यहाँ हुई पैंडेमिक के दौरान, जो ग्रोथ रेट में। तो इसलिए कुल मिला के जो हमारी नीतियाँ हैं, वो जो गलत नीतियाँ हैं, जब तक वो नहीं बदली जाएंगी, और उसको बदलने में आप ये समझिए कि एक इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है जो हमारे को पॉलिसीज डिक्टेट करता है। वो जो पॉलिसीज डिक्टेट होती हैं उसके चलते हुए हमारी सॉवरेनिटी कर्व हो जाती है। तो ये जो हमें जनता जब जागरूक होगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव पड़ेगा, और फिर वो जो सॉवरेनिटी अभी जो डाइल्यूट होती चली जा रही है, वो सॉवरेनिटी जो फिर जो पब्लिक के हाथ में आएगी। अभी पब्लिक के हाथ में नहीं है, कि जो वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, आईएमएफ है, यूएस है, वो कहेगा आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, आपका हम जो इंटरेस्ट रेट ये कर देंगे, आपका जो हम क्रेडिट रेटिंग जो घटा देंगे, तो सरकार फिर जो फिस्कल डेफिसिट काट देगी, साथ में टैक्स भी काट देगी। तो जो जनता पे पैसा खर्च होना चाहिए, जो रोजगार पैदा करने पे खर्च होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो कुल मिला के एक कॉन्शियसनेस बढ़े, जिससे पॉलिटिकल जो माहौल बदले, तो फिर हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी बदलेंगी। ये बहुत ही साफ है। प्रोफेसर साहब ने बात को इतने साफ ढंग से और इतनी कम्युनिकेटिव ढंग से हम लोगों के सामने रखा है। असल सवाल है पॉलिटिकल फिलॉसफी का और इकोनॉमिक फिलॉसफी का। उसको लेकर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 30 सालों में न्याय के लिए के नाम पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन अगर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रोजी रोटी की मूलभूत सवालों से अलग होती है या उस चर्चा को गायब कर देती है पूरे डिस्कोर्स से, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और समस्या यह बनती है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उससे वो वोट पाने के लिए जाति और धर्म या नस्ल या इस तरह की चीज़ों के आधार पर एक माहौल बनाती रहती हैं और उनका काम चलता रहता है। वो चुनाव होते हैं, चुनाव वो जीतती रहती हैं, लेकिन अगर सरकारें बदल भी जाती हैं तो उससे आम लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसा कि पैलिएटिव कहा प्रोफेसर अरुण कुमार ने, कि एक सरकार ऐसी आ सकती है जो थोड़ी मरहम लगाए, लेकिन उससे रोग ठीक नहीं होगा। रोग यह है कि हमारे जो सरकारों की पॉलिसी है उसमें उसके सेंटर में आम लोग नहीं है। उसमें चिंता इस बात की नहीं है कि एक जो गांधी जी ने अंत्योदय की बात की थी कि जो आखिरी व्यक्ति है, उस व्यक्ति वो जो उन्होंने कसौटी दी थी कि जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम है, उस व्यक्ति की जिंदगी में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह कसौटी हमारे राजनेताओं ने, हमारी पॉलिटिक्स ने छोड़ दिया है। और वो एक मैं फर्जी भी कह सकता हूँ, फर्जी आंकड़ों के आधार पर, ग्रोथ रेट के आंकड़े या कुछ ऐसे जो वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं, उनके आधार पर वो अपनी, जैसे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, इस तरह के नारेबाजी और जुमलेबाजियों से वो अपनी पॉलिटिक्स को बनाते हैं। लोग उसमें एक फॉल्स अचीवमेंट का उनको फीलिंग भी होती है, लेकिन उससे देश में आम लोगों का कोई भला नहीं होता है। प्रोफेसर अरुण कुमार से हम लोग हमेशा ही एक गाइडेंस की उम्मीद रखते हैं। आने वाले समय में अगर संभव हुआ तो हम आपसे फिर इस बारे में बात करेंगे। और एक हमारी कोशिश यह है कि
बातचीत में आखिर विकल्प क्या है, रास्ता क्या है और समस्या क्या है, बीमारी क्या है, उस बीमारी को समझा जाए, क्योंकि जब तक बीमारी को नहीं समझा जाएगा इलाज की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। और आज आपने हमें बताया इस बात को कि हमारी असल बीमारी कहाँ है, और उसके बाद उस बीमारी के बाद उस क्या उपाय हो सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जानी चाहिए, इस पर भी आपने एक बहुत इल्यूमिनेटिंग, आँख खोलने वाली बातें आपने की। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने अपना बहुत बेशकीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज इस चर्चा में यही, फिर आगे हम लोग किसी अन्य विशेष अतिथि के साथ आपके सामने आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।